नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और आप देख रहे हैं संसद में आज के एजेंडे को जानेंगे अपने संवाददाताओं के माध्यम से और बात करेंगे माननीय सांसदों से भी। डॉक्टर रविंद्र नारायण बेहरा, सांसद भाजपा लोकसभा जाजपुर ओडिशा, हमारे साथ मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर अजीत माधवराव गुपचड़े जी, सांसद भाजपा राज्यसभा भी हमारे साथ उपस्थित हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर अजीत माधवराव गुपचड़े जी, हमारे सहयोगी पवन शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं संसद भवन के सामने, इस वक्त वो उपस्थित हैं। उनसे हमने जानने का प्रयास करेंगे आज का एजेंडा क्या कुछ रहने वाला है लोकसभा के भीतर। पवन, क्या कुछ विशेष? ठंड तो बहुत ज्यादा हो रही है आज। जी प्रतिबिंब, बिल्कुल। दिल्ली में आज कोहरा है, धुंध है। आप पीछे भी देख सकते हैं कि राजधानी दिल्ली में जो तापमान है वो घटा हुआ है, कम हो रहा है, ठंड है आज तो। पर गर्माहट जो है, क्योंकि अब शुरू होगी, लोकसभा की बात करूं चाहे राज्यसभा की बात करूं, क्योंकि राष्ट्रपति के अभिभाषण हो गया है, उसके बाद बजट भी पेश हो गया है। अब दोनों ही चीज़ों पर, जो राष्ट्रपति का अभिभाषण है और बजट है, उस पर जो चर्चा होगी तो वो देखने लायक होगी। और इस दौरान विपक्ष अपनी भूमिका, क्योंकि पहले भी निभाता है और इस बार भी हम देखेंगे कि विपक्ष अपने मुद्दे उठाएगा और उसको लेकर जो है वो गहमा गहमी हमें देखने को मिलेगी। आज की अगर मैं बात करूं प्रतिबिंब, तो विशेष इसलिए है क्योंकि चौथा दिन है आज बजट सेशन का और 28 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो संयुक्त सत्र को लोकसभा राज्यसभा को संबोधित किया था, उनका अभिभाषण था, उस पर धन्यवाद प्रस्ताव की जो चर्चा है उस पर चर्चा शुरू होगी। बीजेपी की तरफ से इस चर्चा की शुरुआत होगी, सरकार की तरफ से। और केंद्रीय मंत्री जो सर्बानंद सोनोवाल है, असम से उनका संबंध है, वो चर्चा की शुरुआत करेंगे। और तेजस्वी सूर्या जो कर्नाटक से संबंध रखते हैं, बेंगलोर से, वो इसको सेकंड करेंगे इस चर्चा को। और इसके अलावा विपक्ष की तरफ से भी ऐसी जानकारी हमें मिल रही है कि एलओपी राहुल गांधी जो है चर्चा की शुरुआत करेंगे। इसके अलावा जो लिस्ट सामने आ रही है कि विपक्ष की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से कौन कौन से सांसद इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, उसमें राहुल गांधी, तारिक अनवर, अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग पंजाब से संबंध रखते हैं, एंटो एंटनी और ज्योतिमणि, इनके नाम सामने आए हैं अब तक कि ये धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की जो है कांग्रेस की तरफ से वो बैटिंग करेंगे, शुरुआत करेंगे। तो ये चीजें रहने वाली। और इसके साथ मैं आपको बता दूं कि जो धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा है लोकसभा में प्रतिबिंब, वो 3 दिन चलेगी, मतलब 2 तारीख को, 3 तारीख को और 4 तारीख को। और उम्मीद जताई जा रही है कि लोकसभा में प्रधानमंत्री, क्योंकि इस राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव जो है उस पर चर्चा का जवाब देंगे, वो 4 फरवरी को संभव है कि वो चर्चा का जवाब देंगे। राज्यसभा में भी आज धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत हो रही है प्रतिबिंब। वहां उम्मीद जताई जा रही है कि 5 तारीख को प्रधानमंत्री जो हैं वो चर्चा का जवाब देंगे। और इसके साथ ही उसके बाद, क्योंकि बजट पेश हुआ है, तो बजट पर भी जो है प्रस्ताव जो है उस पर भी चर्चा शुरू होगी। अगर मैं राष्ट्रपति अभिभाषण चर्चा की बात करूं तो 18 घंटे का समय तय किया गया है और ये बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में तय होता है प्रतिबिंब। 18 घंटे का समय लोकसभा के लिए है और राज्यसभा में भी इस चर्चा की शुरुआत होगी। और उसके अलावा जो बजट पर चर्चा होगी, जो 5 तारीख को होनी है, 9 तारीख को और 10 तारीख को और 11 तारीख को उम्मीद है कि ये चर्चा होगी। जो बजट पे चर्चा होगी उसके लिए भी 18 घंटे का समय नियत किया गया है। और उम्मीद ये जताई जा रही है कि 11 जो फरवरी है उस वक्त वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो बजट पर चर्चा है उसका जवाब देंगी। तो ये लगभग चीजें सामने आ रही हैं। पर क्योंकि चौथा दिन है और लोकसभा की अगर मैं बात करूं प्रतिबिंब, तो प्रश्नकाल की शुरुआत होती है और 29 तारीख को भी प्रश्नकाल अच्छे तरीके से चला था। आज भी प्रश्नकाल में बहुत सारे मुद्दे हैं और सबसे ज्यादा जो मुद्दे हैं प्रश्नकाल में वो एजुकेशन से जुड़े हुए मुद्दे हैं। 8 प्रश्न हैं प्रतिबिंब। इसके अलावा एनवायरमेंट और फॉरेस्ट और क्लाइमेट जो चेंज है उससे जुड़ा जो मंत्रालय है उसके 3 प्रश्न हैं। इसके साथ ही फाइनेंस से जुड़े 3 प्रश्न हैं, यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से जुड़े हुए 3 प्रश्न हैं और इसके साथ लेबर और एम्प्लॉयमेंट, इससे जुड़े 2 प्रश्न हैं। क्योंकि एजुकेशन से जुड़े सबसे ज्यादा प्रश्न हैं, तो सबसे ज्यादा प्रश्न प्रतिबिंब मैं बात करूं तो एक गौतम नागेश हैं, तेलंगाना से बीजेपी के सांसद हैं, और कालीचरण हैं, सांसद हैं बीजेपी के। उनका सवाल है कि एक्सपेंशन एंड ऑपरेशन ऑफ पीएम श्री स्कूल
जो पीएम श्री स्कूल्स देश में चलते हैं उनको लेकर उन्होंने आंकड़ा मांगा है, ओडिशा को लेकर उन्होंने आंकड़ा मांगा है, और इसके साथ ही कर्नाटका को लेकर उन्होंने आंकड़ा मांगा है कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की, वो इन राज्यों में लागू कितनी हुई पड़ी है। इसके साथ ही एक और प्रश्न इसी से जुड़ा हुआ कि सिलेक्शन ऑफ स्कूल्स अंडर पीएम श्री स्कूल्स स्कीम, जो ये पीएम श्री स्कूल स्कीम है, इसके अंडर जो सिलेक्शन होती है स्कूलों की, वो किस आधार पे होती है, ये दादरा और नगर हवेली से सांसद हैं कलावेल देनकर, इनका सवाल है। और उनका कहना है कि चाहे दादरा और नगर हवेली की बात हो, महाराष्ट्र की बात हो, वहां पे स्कूलों का चयन हो और पीएम श्री की जो अगली लिस्ट आएगी स्कूलों की, उसमें महाराष्ट्र और दादरा और नगर हवेली के स्कूलों को भी शामिल किया जाए, ये उनकी मांग है। इसके साथ ही कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, इसको लेकर सवाल है कि इनका स्टेटस क्या है पूरे देश में, ये पूछा गया है। इसके साथ ही कांग्रेस के सांसद हैं मोहम्मद जावेद, बिहार से आते हैं, और इसके साथ ही भजनलाल जाटव हैं, उनका सवाल है कि गवर्नमेंट स्कूल्स बंद हो रहे हैं, वो अपने अपने राज्य जी हाँ, बहुत ही महत्व के प्रश्न आज पूछे जाने वाले हैं प्रश्नकाल के दौरान, आपने जैसा कि बताया, और आज बहुत महत्वपूर्ण चर्चा भी प्रारंभ होने वाली है। धन्यवाद प्रस्ताव पर, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए पवन हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे कि संसद में आज क्या कुछ होने वाला है संसद के भीतर। और एक और माननीय सांसद हमारे साथ जुड़ गए हैं, श्रीरंग अप्पा चंदू बार्ले जी, सांसद हैं शिवसेना मावल से, महाराष्ट्र। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बड़ा महत्वपूर्ण दिन रहा कल, और महत्वपूर्ण इसलिए भी श्रीरंगा जी कि रविवार को पहली बार देश का बजट पेश किया गया। कितना महत्वपूर्ण? जरूर। प्रधानमंत्री जी ने एक तारीख तय की है 1 फरवरी की, और मुझे लगता है कि जब 1 फरवरी की तारीख तय की बजट की, तो बजट की तारीख कौन सा समय आएगा ये नहीं, तो उसमें माननीय प्रधानमंत्री ने जो तारीख तय की उसमें बजट 1 तारीख को 1 फरवरी को भी आज इतवार था, उसमें बजट पेश हुआ। ये महत्वपूर्ण बजट देश के लिए। और स्पीकर साहब ने, लोकसभा अध्यक्ष ने, डॉक्टर रविंद्र बोला था कि हम लोग की जवाबदेही जो है देश के लिए है, देश की जनता के लिए है, तो हमारे लिए कोई रविवार नहीं, कोई शनिवार नहीं। अगर बजट का दिन रविवार पड़ रहा है तो रविवार को ही बजट पेश होगा। रविवार को बजट पेश भी हुआ, और जो है उस पर अब गहमा गहमी भी हो रही है, चर्चा भी हो रही है। निश्चित रूप से डॉक्टर रविंद्र जी, धन्यवाद। देखिए, वो सिर्फ एक फरवरी नहीं है, संत शिरोमणि गुरु रविदास का जयंती है। पवित्र गुरु संत शिरोमणि गुरु रविदास के जयंती है। सारा देश में उसको पालन करता है, उसको जयंती पालन करता है। इसीलिए एक पवित्र दिन में ये बजट पास हुआ, भारत के लिए बहुत अच्छा है। एक विकसित भारत, माननीय प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक विकसित भारत 2047 में चाहता है, विकसित भारत बनाने के लिए ये जो विजन है, ये जो विजन बनाया, ये बजट, ये सबका साथ सबका विकास लेकर ये 2047 का प्लेटफॉर्म उसको लगा दिया। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स है, इसमें डिजिटल है, टूरिज्म है, कल्चर है, हेरिटेज है, एग्रीकल्चर है, सब लेकर एक एजुकेशन है, एक न्यू प्लेटफॉर्म बना दिया। इस प्लेटफॉर्म से अभी नया चला, अभी जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक नई प्लेटफॉर्म है, इसीलिए हम बोल रहा है ये न्यू प्लेटफॉर्म में अभी 2047 तक एक विकसित भारत कैसे बना जाएगा, उसको लेकर ये बजट शुरू हुआ, ये हम सोच रहे हैं। डॉक्टर गोपचड़ी, यही सब लोगों का कहना है, विशेष रूप से विपक्ष का, कि इसमें जो है लॉन्ग टर्म जो है वो सब्ज बाग दिखाए गए हैं। अभी फिलहाल लोगों को क्या कुछ मिल रहा है वो इसमें समाहित नहीं है, या फिर वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। क्या ये बात सही है? नहीं, ये बात सरासर गलत है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने 2014 से लेकर अभी तक छुट्टी नहीं ली है, और देश जिस रफ्तार से भाग रहा है तो वो रफ्तार मोदी जी की वजह से। इसलिए आपने जो पहला प्रश्न पूछा, वो छुट्टी के दिन भी हमें काम करना है, मोदी जी ने संदेश दिया है, पहला प्रश्न। दूसरा विषय ऐसा है कि कैंसर से लेके डायबिटीज तक, डायबिटीज से लेके हार्ट डिसीज तक, कोई भी बीमारी हो उसको नहीं छोड़ा है। गरीब आदमी से लेके सामान्य आदमी तक, मध्यम वर्ग तक, सारे लोगों के लिए राहत की सांस मिली है। किसानों को राहत की सांस मिली है। हमारे जो छात्राएं हैं उनके लिए हर जिले में, डिस्ट्रिक्ट में हॉस्टल बनाने का भी घोषणा किया है।
यहाँ पर हमारे व्यापार हो, मछली व्यापार हो, विज्ञान हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो, फार्मास्यूटिकल का हब हो, मेडिकल का हब हो, हम पूरे दुनिया में हम एक प्रकार के ग्लोबल लीडर बनने जा रहे हैं। इसलिए कोई भी आशंकाएं विरोधियों ने रखना नहीं चाहिए, क्योंकि उन्होंने गरीबों को गरीब ही रखा है, मध्यम वर्गीयों को हमेशा उनका टैक्स लेते रहे, लेकिन उनके बारे में कभी सोचा नहीं है। आम रास्ते पे की जनता थी, उसके बारे में उसको हमेशा गरीब रखा है, उनके बारे में कभी सोचा नहीं है। इसलिए ये देश अभी आर्थिक महासत्ता बनाने के ऊपर 2047 का जो विकसित भारत का अर्थ संकल्प है, इसका पाया, ये बेस रचाने का काम ये अर्थ संकल्प करता है। मैं प्रधानमंत्री जी का और वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन जी का मन से आभार और अभिनंदन करना चाहता हूँ। बाड़े जी, ये सवाल इसलिए भी उठा कि जैसे ही बजट पेश किया गया माननीय वित्त मंत्री जी के द्वारा, और ये उनके लिए भी बहुत विशेष अवसर था, लगातार 9वीं बार बजट पेश करना। आप देश की पहली वित्त मंत्री हो गई हैं 9 बार लगातार बजट पेश करने वाली। इसलिए भी हुआ कि उसके बाद शेयर बाज़ार वो धड़ाम हो गया, सोने के भाव टूट गए। और हमने पिछली बार भी देखा था कि जब पिछली बार बजट पेश किया गया था तब भी ऐसा हुआ था। सेंटीमेंट जो है शायद समझ नहीं पाता है बाजार उसी दिन, और अगले दिन थोड़ा सा बेहतर होता है, और आज भी वही स्थिति देखने को मिल रही है। आज बाजार जो है ऊपर की तरफ जा रहा है। निश्चित रूप से ये बजट जो पेश हुआ वो बजट आम आदमी के लिए था, किसानों के लिए था, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये बजट था। 7 करोड़ इस बजट में वो उसका प्रावधान किया है, जैसे कि पुणे मुंबई हो, पुणे हैदराबाद हो, हैदराबाद चेन्नई हो, ऐसे कई सारे कॉरिडोर की घोषणा भी की है। ज़्यादा कर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस बजट में प्रावधान किया है। और मुझे लगता है आगे चलकर पर्यटन हो, महिला हो, और विकसित भारत के लिए युवाओं को नौकरी देने के बारे में ही बजट में बड़ी प्रावधान किया है। उसमें इस बजट में 5 विश्वविद्यालय टाउनशिप बनाने की घोषणा की है, और भारत को मेडिकल टूरिज्म का हब बनाने की घोषणा की है। मुझे लगता है कि शेयर मार्केट अभी उभर आया है। ये दुनिया में भारत विकसित रूप में देखा गया है। हमें सौभाग्य मिला कि 9 साल में जब वित्त मंत्री जी बजट पेश कर रहे, वो बजट पार्लियामेंट में बजट का अनुभव लेने का मुझे मौका मिला, और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 2014 से हम पार्लियामेंट में काम कर रहे। देश में पूरी तरह से दुनिया में भारत देश प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उभर रहा है। और कहीं ना कहीं डॉक्टर अजीत गुप्चड़ी जी, जब अभिभाषण होता है राष्ट्रपति का बजट से पूर्व, उस अभिभाषण में किस तरीके से देश जो है गत वर्षों में किस रास्ते पर चला है, विकास के किस मार्ग पर चला है, उसका एक जो है अवलोकन करती हैं। लेकिन एक रिफ्लेक्शन जो है उसमें जो है आने वाले समय का भी, आने वाले बजट का भी होता है। और अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर आज से चर्चा भी शुरू हो रही है लोकसभा के भीतर। कितनी महत्वपूर्ण होती है चर्चा? 2 टायर शहरों के ऊपर, 3 टायर शहरों के ऊपर नजर गया है, उनका विकास की ओर भी ध्यान दिया गया है। स्मार्ट सिटीज हो, जैसे हमारे श्रीरंगाप्पा जी ने बोला है, हाई स्पीड कॉरिडोर हो। इसके साथ साथ गौतम बुद्ध का 7 राज्यों का सर्किट भी बनाया जा रहा है। जो गौतम बुद्ध जी हमारे इस हिंदुस्तान की विरासत है, जो गौतम बुद्ध की जो हमारी जो भावनाएं हैं उनके साथ जुड़ी हुए, उसको सर्किट बनाया जा रहा है। पर्यटन में हमारे इस आयुष मंत्रालय के माध्यम से मेडिकल टूरिज्म का एक बहुत बड़ा आह्वान हमने सारे पूरे देशवासियों के माध्यम से हमने विदेशियों को भी आकृष्ट किया है। हमने जैसे चर्चा की थी गत बार, यूरोपियन महासंघ के साथ में जो हमारा जो व्यापार हुआ था, उस व्यापार के माध्यम से इस देश का हमारे मोदी जी के नेतृत्व की चुनुक दिखने को मिली। उसमें कैसा हुआ है, कृषि का उत्पादन जो निर्यात हो रहा है, तो हमारा जो खेती किसान करने वाला जो किसान है, ये अभी मोटरसाइकिल पे नहीं तो अभी आगे चल के मर्सिडीज में भी बैठेगा, क्योंकि निर्यात उत्पादनों के ऊपर बहुत बड़ी राहत हमें मिली है। उससे व्यापार जो है बाहर के देशों में जाके हमारा किसान कर पाएगा। हमारा आयात जो बाजार पेट है देश का, इसमें भी कोई प्रकार का बंधन नहीं है। इसलिए एक बहुत बड़ा काम मोदी जी ने किया है यूरोपियन महासंघ के साथ व्यापार करके। इसके साथ ही उन्होंने छात्राओं के बारे में, मेडिकल छात्राओं के बारे में, हमारे टीचर्स के बारे में, हमारे किसानों के बारे में, और हर क्षेत्र को छुआ है। मछुआरत से लेके
उन्होंने हर क्षेत्र के जितने भी हमारे ट्रांसजेंडर बहनें हैं उनके बारे में भी सोचा है, मध्यम वर्गीय लोगों के बारे में भी सोचा है। ये लंबी रेस का अर्थसंकल्प माना जाता है। देश की प्रगति आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर रिसर्च तक, रिसर्च में भी इसमें बहुत बड़ा बजट के बारे में सोचा गया है। इसलिए हमारा देश एक वैश्विक स्तर पर, जैसे कोविड की महामारी आई तो इसके बाद अगर हमारे देश में कोई संकट आता है तो हम हर महामारी का सामना करने के लिए सजग रहेंगे, ऐसा भी इस अर्थसंकल्प के माध्यम से एक संदेश देश को दिया गया है। रविंद्र जी, जिसका जिक्र यहाँ पर डॉक्टर गुप्तड़ी ने भी किया कि यूरोपीय संघ के साथ एक FTA हुआ है जिसे मदर ऑफ ऑल डील भी कहा जा रहा है, क्या इसका भी प्रभाव जो है बजट पर था? क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस पूरे बजट की नीति जो है वो ये है निर्माण और निर्यात, इस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। और इसकी वजह यह भी है, प्रधानमंत्री ने बाद में बजट के बाद जो अपना संदेश इस बजट को लेकर प्रेषित किया था टेलीविजन चैनल पर, उसमें उन्होंने कहा भी कि युवाओं को इस FTA का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो पाए, उसका ध्यान हम लोगों ने इस बजट में रखा है। देखिए, ये जो माननीय प्रधानमंत्री सोच रहे हैं भारत विश्वगुरु बनेगा, विश्वगुरु बनने के लिए ये बजट है हम सोच रहा है। क्योंकि पहले हम सोच रहा था स्काई इज द लिमिट, अभी स्काई इज द बिगिनिंग। स्काई इज द बिगिनिंग ये प्लेटफॉर्म में शुरू हुआ। इसमें स्ट्रैटेजिक मैन्युफैक्चरिंग, कोऑपरेटिव फेडरेशन, टैक्स सिंप्लीफिकेशन, ऑल कैटेगरी ले गया। सेमीकंडक्टर, अब जो यूरोपियन यूनियन बोले थे, अभी भारत विश्वगुरु कैसे बनेंगे? सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री जो 60 साल का बाद भारत अभी आगे आ गया। मोबाइल है, कंप्यूटर हो, सेमीकंडक्टर सब जरूरत है। 4 इंडस्ट्री दे दिया था, उड़ीसा में भी 2 है। ये जो इंडस्ट्री दिया था अभी उसको स्केल अप करना। सो ISM 2.0 को आ गया। ISM 2.0 में से ISM 1.0 था, अभी न्यू टेक्नोलॉजी आ गया। अभी यूरोपियन यूनियन जो ट्रेड होगा, दूसरा कुछ टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चर होगा, डील होगा, भारत भी कोई कम नहीं इसे दिखाना है। देन इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम आउटले इंक्रीज टू 40,000 करोड़। वो 40,000 इलेक्ट्रॉनिक्स का इतना प्रोग्रेस हो रहा है, इतना ये बजट में ध्यान दिया। उसका बाद अब देखिए रेयर अर्थ कॉरिडोर, रेयर अर्थ मटेरियल सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। भारत को जितना रेयर अर्थ है, भारत का टेक्नोलॉजी नहीं था, उसको कैसे मैन्युफैक्चर करेंगे, क्लीनिंग करेंगे, वो सब चाइना जाता, नहीं तो ताइवान जाता, उसको रॉ मटेरियल जाता, यहाँ से रिफाइन होकर आता। लेकिन ये जो है उड़ीसा, आंध्र, तमिलनाडु एंड केरल, ये लेकर जो रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाया, ये एक न्यू प्लेटफॉर्म है। ये न्यू प्लेटफॉर्म में कैसे भारत विल बी सेल्फ सफिशिएंट होकर उसका ओन टेक्नोलॉजी बढ़ाया जाएगा। सो इसीलिए यूरोपियन यूनियन जो बोले थे ना, यूरोपियन यूनियन से जितना है नौजवान जो हो, JNG, माननीय प्रधानमंत्री बोले थे कि भारत 2047 में विकसित भारत बनेगा, तो JNG का बहुत बड़ा असर है। जेड जेनरेशन जो बोलता, वो उसके लिए टूरिज्म से लेकर स्किल डेवलपमेंट लेकर एजुकेशन लेकर बहुत सारा जगह में उसका बिजनेस लेकर स्टार्टअप के लिए ये सब बहुत सारा ये बजट में प्रायोरिटी है, जिसको हम सोच रहे हैं एक नया भारत का ये नया बजट है, ये विकसित भारत का नया बजट है। भारने जी, हम देख रहे हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर 12.22 लाख करोड़ कर दिया गया है, जो कि पिछले बजट से 9% ज़्यादा है, और हमारी जो GDP है उसका लगभग 4.5% है ये। और जो है नई खरीदी होगी, मशीनों पर खर्च होगा, विकास कार्य होंगे, उस पर खर्च के लिए ये जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ये सेक्टर में पूरे भारत को MSEME में सेक्टर मजबूत करने के लिए 10,000 करोड़ का SME ग्रोथ फंड प्रावधान किया है। पूरी तरह से सेक्टर में बढ़ाने के लिए और युवा को नौकरी में प्रावधान करने के लिए इस सेक्टर को बढ़ावा दिया है। मुझे लगता है दुनिया में भारत 2047 में एक नया भारत उभर आएगा, जिसमें ग्रोथ का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, ये सारा पूरा भारत का डेवलपमेंट हो रहा है। आप केवल ये सेक्टर नहीं देखिए, 2014 से पहले भारत के रेलवे स्टेशन हो, भारत के एयरपोर्ट हो, उसमें कितना सुधार करने का प्रावधान माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में किया है।
70 एयरपोर्ट थे, 175 तक एयरपोर्ट का प्रावधान किया है। मुझे लगता है कि ये पूरा सेक्टर दुनिया में उभर रहा है। आगे चलकर भारत एक नया भारत दुनिया में देखने आएगा और ये सेक्टर को पूरी तरह से मजबूत करने का काम माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हो रहा है। मुझे आगे चलकर जैसे कि भारत ग्रोथ में बढ़ रहा है तो आगे चलकर देश के महिला, युवा और सभी जनजाति के लिए भारत में पूरी तरह से उभर आए। केवल ये क्षेत्र नहीं, वस्त्र क्षेत्र में भी भारत में प्रगति की है। जैसे कि रेशम हो, जूट हो, जो कारीगर है, हस्तकला कारीगर, उनको भी बढ़ावा देने का काम माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इस बजट में किया है। जी हाँ, और हम बता दें कि बजट सत्र का आज चौथा दिन है। रविवार 1 फरवरी को केंद्रीय बजट 2026-27 प्रस्तुत किया जा चुका है। ये पहली बार था कि जब रविवार को बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में 9वीं बार केंद्रीय बजट पेश किया। ये जानते हैं आज दोनों सदनों में सूचीबद्ध मुख्य विधायी कार्यों के बारे में ग्राफिक के माध्यम से। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और कोडिकुन्नील सुरेश बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की 14वीं रिपोर्ट पेश करेंगे। साथ ही 29 जनवरी को पेश की गई 13वीं रिपोर्ट पर सहमति का प्रस्ताव भी करेंगे। बजट सत्र के पहले दिन 28 जनवरी को राष्ट्रपति अभिभाषण पर सदन में आज से चर्चा शुरू होगी। लोकसभा में केंद्रीय मंत्री और लोकसभा सदस्य सर्बानंद सोनोवाल सदन में अभिभाषण पर आभार प्रकट करने का प्रस्ताव करेंगे, जिसका समर्थन लोकसभा सदस्य तेजस्वी सूर्या करेंगे। ये चर्चा 4 फरवरी तक चलने वाली है। 4 फरवरी को प्रधानमंत्री चर्चा का जवाब देंगे। राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में भी राष्ट्रपति अभिभाषण पर आज से चर्चा शुरू होगी। राज्यसभा सदस्य सी सदानंदन मास्टर अभिभाषण पर आभार प्रकट करने का प्रस्ताव करेंगे, जिसका समर्थन राज्यसभा सदस्य डॉक्टर मेधा विश्राम कुलकर्णी करेंगी। 4 फरवरी तक ये चर्चा चलेगी और 5 फरवरी को इसका जवाब दिया जाएगा। हमारे साथ कृति मिश्रा जुड़ी हुई हैं, संसद भवन के सामने इस वक्त उपस्थित हैं। कृति, कल का दिन आपके लिए भी बहुत ही व्यस्तता भरा रहा। एक के बाद एक मंत्रियों के इंटरव्यू, साक्षात्कार लिए। आज की बात करें, सदन के भीतर क्या विशेष रहने वाला है? जी हाँ प्रतिबिंब, जैसा कि आपने शुरुआत में बताया कि ये बजट सेशन है, बेहद ही महत्वपूर्ण सेशन होता है। तो सबसे पहले अगर हम राज्यसभा की बात करें और फॉर्मल बिजनेस पर नजर डालें तो पेपर्स लेट की अगर बात की जाए तो देखिए इंपॉर्टेंट पेपर्स आएंगे। टोकन साहू जो हैं वो पेपर लाएंगे मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के लिए। जॉर्ज कुरियन पेपर लाएंगे माइनॉरिटी अफेयर्स के लिए। इसके अलावा सतीश चंद्र दुबे पेपर ले करेंगे मंत्रालय जो है माइंस का, उसको लेकर पेपर ले करेंगे सदन में। इसके अलावा अगर हम प्रश्नकाल की बात करें तो बेहद महत्वपूर्ण सवाल आज लिस्टेड हैं और मंत्रालयों पर नजर डालें तो कोल, डिफेंस, सिविल एविएशन, इसके अलावा जल शक्ति, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, एमएसएमई, माइंस, माइनॉरिटी अफेयर्स, पार्लियामेंट्री अफेयर्स और साथ ही साथ स्टैटिस्टिक्स और प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन और प्लानिंग मंत्रालय से सवाल करेंगे आज सदस्य। कुछ सवालों पर अगर नजर डालें तो किस तरह से वाटर क्वालिटी का इंप्रूवमेंट किया जा रहा है और वाटर पोल्यूशन कम करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है। इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आएगा कि सूएज कंटामिनेशन को रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है। और अगर हम सिविल एविएशन मंत्रालय से रिलेटेड सवालों की बात करें तो उड़ान स्कीम का कितना असर पड़ा है और साथ ही पायलट्स की कैपेबिलिटी पर सरकार किस तरह से काम कर रही है और जो पायलट शॉर्टेज है देश में उसको खत्म करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है। अगर अर्बन और हाउसिंग अफेयर्स मंत्रालय की बात करें तो माइग्रेंट लेबरर्स के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं जो अर्बन माइग्रेंट लेबरर्स हैं और साथ ही साथ क्रेडिट लिंक जो लोन्स हैं, जो सब्सिडीज हैं, उनको आगे कैसे डिसबर्स किया जा रहा है। तो ये सारे सवाल पूछे जाएंगे। और उसके बाद अगर हम मोशन ऑफ थैंक्स और प्रेजेंस एड्रेस पर नजर डालें तो प्रतिबिंब, जैसा कि हम जानते हैं कि आर्टिकल 87 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर प्रेजेंस एड्रेस। जैसा कि हमने देखा कि बजट सेशन में विच इज द बिगिनिंग ऑफ द सेशन इन द ईयर, उसमें हमने प्रेजेंस एड्रेस देखा। प्रेजेंस एड्रेस होता है गवर्नमेंट का लार्जर पॉलिसी पर्सपेक्टिव, किस तरह के सरकार के अचीवमेंट्स रहे हैं, आगे किस तरह से पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शंस होंगे, चाहे वो नेशनल इश्यूज हों या फिर इंटरनेशनल इश्यूज हों। और अगर हम इस बार के प्रेजेंस एड्रेस पर नजर डालें तो बेहद महत्वपूर्ण बिंदु सामने रखे गए। और अगर कुछ आंकड़ों की बात की जाए तो किस तरह से थर्ड लार्जेस्ट इकोसिस्टम बनकर उभरा
भरा है स्टार्टअप इकोसिस्टम भारत। इसके अलावा 2 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स हैं। अगर हम आयुष्मान हेल्थ केयर सेक्टर की बात करें तो 11 करोड़ से ज्यादा लोग इसके बेनिफिशियरी हुए हैं जिनको फ्री ट्रीटमेंट मिला है। 38 लाख करोड़ से ज्यादा मुद्रा लोन्स डिसबर्स किए गए हैं और साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बीबीजी राम जी के थ्रू कैसे किस तरह से रूरल एम्प्लॉयमेंट को सरकार तेजी देगी, इन सभी बातों को लेकर राष्ट्रपति जी का अभिभाषण रहा है। आज मोशन ऑफ थैंक्स होगा जो वाइडर पर्सपेक्टिव में उसका डिस्कशन, उसके कंटेंट काफी हो सकते हैं। और अगर हम राज्यसभा की बात करें तो सी सदानंदन मास्टर इसकी शुरुआत करेंगे और मेधा कुलकर्णी, डॉक्टर मेधा कुलकर्णी जो महाराष्ट्र से बीजेपी की सांसद हैं, वो इस मोशन को सेकंड करेंगी। तो काफी अच्छी आज चर्चा देखने को मिल सकती है दोनों सदनों में। प्रतिबिंब कृति, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए। हमारे सहयोगी कृति मिश्रा बता रही थी क्या कुछ राज्यसभा के भीतर रहने वाला है और उन्होंने बताया कि प्रश्नकाल में भी महत्व के प्रश्न जो हैं आज पूछे जाने वाले हैं अलग अलग महत्वपूर्ण मंत्रालयों से। कोयला, रक्षा और एमएसएमई से जुड़े सर्वाधिक प्रश्न राज्यसभा के भीतर पूछे जाने वाले हैं। रक्षा की बात करें, प्रश्नकाल बहुत महत्वपूर्ण समय होता है सभी सांसदों के लिए क्योंकि वो अपने अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं कि जो उनकी जनता की आवाज़ होते हैं और जो समसामयिक विषय होते हैं बाड़े जी, गुपचड़े जी, उसको भी जो है सदन के भीतर पूछा जाता है। अगर बात करें रक्षा से जुड़े हुए बजट की तो रक्षा पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है। रक्षा बजट जो है तकरीबन 7,84,000 करोड़ किया गया है जो कि पिछले 6.81 करोड़ से जो है 15% ज़्यादा है। तो रक्षा पर बहुत ज़्यादा ध्यान, एक तो 2 मोर्चे पर एक चुनौती है भारत के लिए और दूसरा जो है वैश्विक रूप से भी भारत एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभर रहा है, इसलिए रक्षा पर ज़्यादा व्यय किया जा रहा है। क्योंकि ये निर्णय का बजट है, ये नियत का बजट है। देश की सुरक्षा सर्वोपरि है और इसके साथ साथ हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना भी है और किसी देशों के ऊपर हमें निर्भर नहीं रहना है। इसलिए घरेलू जो हमारी डिफेंस सप्लाई जो चेन है, इसमें भी हमारे घरेलू कंपनियों को भी धीरे धीरे मोदी जी बढ़ावा देते जा रहे हैं। इसमें मेक इन इंडिया का भी धीरे धीरे समावेश करते जा रहे हैं। एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग से लेके हमारे अभी भाई साहब ने जो बताया सेमीकंडक्टर्स के बारे में, ऐसे जो चीज़ें हैं इसमें बहुत सारे विषय धीरे धीरे रक्षा उत्पादनों के बारे में हमारा देश सशक्त नहीं तो अव्वल दर्जे का बनने जा रहा है। क्योंकि हमने डिफेंस प्रोडक्शन में भी हमने रोजगार बढ़ाया है, एक स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी भी हमने इसके बारे में इसके सोचा है। क्योंकि ये रक्षा से संबंधित जो विषय है इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि सारे विदेशियों कंपनियों के साथ साथ हमें तालमेल करते हुए हमें धीरे धीरे हमारे स्वदेशी को, मेक इन इंडिया को ये भी आगे बढ़ा करना है और शस्त्रास्त्रों का सबसे ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करते हुए विदेशी बाजार में भी उसकी उपलब्धि करना। इसके साथ साथ हमारे देश के साथ में देखो तीनों तरफ से हमारा समुद्र है, ऊपर हिमालय है और ये एक नैसर्गिक शक्ति भी हमारे साथ में है। एक महाशक्ति के रूप में जब हम आगे आ रहे हैं उसी तरह से हम रक्षा क्षेत्र में भी एक महाशक्ति के रूप में आगे जा रहे हैं। क्योंकि हमने उरी में देखा, हमने सर्जिकल स्ट्राइक में देखा, हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा। आने वाले समय में कोई भी समस्या अगर आती है तो हमारे तरफ आंख उठा के देखने की भी किसी देश की हिम्मत न हो जाए। हमारे शत्रु देश जो है वो भी धीरे धीरे अभी वो समझ चुके हैं यह देश अभी बलवान हुआ है, यह देश अभी सशक्त बना है, ये मोदी जी का देश है। इसके तरफ आंख उठा के देखना, इसके आगे कभी भी पूरी तरह से उनको संभव नहीं होगा। क्योंकि इसके माध्यम से हमें मुत्सदी तरीके से और जिस माध्यम से जो धोरण होता है एक परराष्ट्र धोरण, इसके साथ जुड़ा हुआ होता है। संरक्षण क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर हो जा रहे हैं, स्वदेशी क्षेत्र में रक्षा के क्षेत्र में हम मेक इन इंडिया के माध्यम से बहुत सशक्त भारत रक्षा क्षेत्र में होने जा रहा है। इसलिए मैं मोदी जी का और माननीय वित्त मंत्री निर्मला जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि रक्षा उत्पादनों में उन्होंने हमें भारत को हमारे आत्मनिर्भर बनाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर रविंद्र, ये आत्मनिर्भरता का भी बजट कहा जा रहा है। माना जाता है कि विकसित राष्ट्र का जो संकल्प सिद्ध होगा वो आत्मनिर्भरता के आधार पर ही होगा। और डिफेंस सेक्टर में भी हम देख रहे हैं कि आत्मनिर्भरता ही नहीं बल्कि हम अब
एक बड़े जो है निर्यातक देश भी बनने लगे हैं, इसलिए भी डिफेंस सेक्टर पर ज़्यादा आवंटन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर सारा दुनिया को दिखा दिया भारत क्या है, भारत का ताकत है। अभी डिफेंस देखेंगे तो सारा विश्व में, सारा वर्ल्ड में भारत चौथा स्थान पर है। अब देखिए, एयरफोर्स में भारत तीसरी मैंने थर्ड पोजीशन में है। सब देखेंगे तो भारत का ताकत, डिफेंस ताकत केवल पेपर, पेन एंड पेपर नहीं है, हमारा ताकत ओरिजिनल है। अभी उसको लेकर ऑपरेशन सिंदूर में जो हम पाकिस्तान है, दूसरा जो कंट्री को धूली चका दिया, हमारा एयरफोर्स एंड हमारा आर्मी, उसको लेकर अभी ये बजट में रिफ्लेक्ट हुआ। आत्मनिर्भर भारत जो बोले थे भाई साहब, जो आत्मनिर्भर भारत को लेकर हम कैसे आगे बढ़ेंगे, कि आपका ओन डिफेंस प्रोडक्ट होगा, जैसे हमारा मिसाइल हो, जैसे हमारा दूसरा सब जितना डिफेंस प्रोडक्ट, उसको हाई ग्रेड करने के लिए एक नंबर कैसे पहुंचेगा, ये बजट में ये धीरे धीरे हम जा रहा है। और एक बात है, विकास के लिए जितना सब कनेक्टिविटी, डिफेंस के लिए तो डिफेंस सेक्टर है, उसका कनेक्टिविटी देखिए, वाणिज्य के लिए, विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए हाई स्पीड रेल का भी जरूरत है। ये हाई स्पीड रेल भी ये बजट में स्थान मिला। और एक है इनलैंड वाटरवेज, नेशनल वाटरवेज जो है, 20 इनलैंड वाटरवेज को उसको रिवाइव का, हमारा पूर्वज जो थे, हमारा उड़ीसा का हम बोल रहा हो, कलिंग में जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, इंडोनेशिया, चाइना एंड श्रीलंका, अफ्रीकन भी, ये सब कंट्री को बिजनेस करने के लिए जा रहा था ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी मीन्स उस टाइम मोबाइल नहीं था, टेक्नोलॉजी नहीं था, ध्रुवतारा को देखकर वो जा रहा था। ये कलिंग का साधव बोल रहा है। इसलिए नेशनल वाटरवेज 5 को भी रिवाइव किया था। वो नेशनल वाटरवेज 5 क्या है, तालचेर से लेकर धामरा पोर्ट एंड पारादीप पोर्ट गया। इसलिए वो तालचेर का कोयला एंड हमारा कलिंगनगर है, इंडस्ट्रियल स्टील कैपिटल ऑफ इंडिया, भारत का स्टील कैपिटल है कलिंगनगर। क्रोम, भारत का 95% क्रोम मिलता, आयरन ओर मिलता, सबको ट्रांसपोर्टेशन काम करता। पिछले दिन में पास्ट में क्या था, ये रूट भी डिफेंस के लिए लग रहा था, ट्रेडिशनल जो कंट्री बोट में डिफेंस के लिए काम कर रहा था। अभी उसको डिफेंस भी यूज कर सकते हैं, बिजनेस सारी बिजनेस नहीं है, वो पूरा नेविगेबल करके दूसरा जो है 20 जलपथ को काम किया। वो उसका बाद ट्रेन का हाई स्पीड ट्रेन हो, वो हमारा आत्मनिर्भर भारत हो। वो सिर्फ मैंने नॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं, ये डिफेंस भी हेल्प करेगा। हाई स्पीड ट्रेन और जलपथ सब डिफेंस लिए काम करेगा। डिफेंस रोडवे भी हो रहा है। ये जो बजट में जो स्थानित मिला, ये बहुत बड़ा चीज़ है जो हमारा आत्मनिर्भर, हम कैसे डिफेंस एक शक्तिशाली राष्ट्र बनेगा भारत, ये बजट में रिफ्लेक्ट हुआ। जी हाँ, और सबसे बड़ी बात ये है श्रीरंग जी, जो डिफेंस सेक्टर है वो देश की रक्षा के लिए तो है ही, बल्कि हमारे जो निर्माण और निर्यात, जिसमें मैंने कहा कि उस पर बहुत ज़्यादा फोकस है, जिस तरीके से अलग अलग देशों के साथ, यूरोपीय संघ के साथ हमारे FTA हुए हैं, वो हमारे निर्यात को भी बढ़ाएंगे, और निर्यात बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि निर्माण भी बढ़े। लेकिन अगर बात करें जिस जो है कनेक्टिविटी की यहाँ पर बात कर रहे थे डॉक्टर रविंद्र, उसमें महत्वपूर्ण ये है कि हम लोग अंग्रेज़ों के आने से पहले 2000 बरस तक पूरे विश्व की इकोनॉमी पर हम लोग राज करते थे, और वो राज हम करते थे वाटरवेज के ज़रिए। हमारा जल मार्ग जो है, जल ट्रांसपोर्टेशन जो बहुत मजबूत हुआ करता था, लेकिन आज़ाद होते होते हम लोगों ने उस पर ध्यान देना छोड़ दिया। मोदी सरकार आई तो वाटरवेज को फिर से जो है रिवाइव करना शुरू कर दिया, उसका पुनरुद्धार कर रहे हैं, और नए मार्ग भी जो है चिन्हित कर रहे हैं, और उस पर भी ट्रांसपोर्टेशन कैसे सुलभ हो सके उस पर भी काम किया जा रहा है, और उसका जो प्रावधान है इस बजट के माध्यम से भी तय किया गया है। देखिए, वाटर बेस को मजबूत करने के लिए पूरी तरह से मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से कार्य चालू हुआ है, और पूरे देश में जैसे कि बड़ी बड़ी नदियाँ हो या सी हो, उसमें वाटर वेस्ट के जरिए यातायात बढ़ाने का काम किया जा रहा है, और जितने देश में बड़े नदियाँ के द्वारे सप्लाई करना हो तो किया जाए। यातायात के लिए अभी रास्ते का उपयोग होता था, लेकिन ट्रैफिक जाम होने से माल समय पे नहीं पहुंचता,
तो ये अच्छा मार्ग माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में निकाला है। गडकरी जी जब इस विभाग के मंत्री जी थे उन्होंने शुरुआत की, और मुझे लगता है कि पूरे देश में जितने वाटर के द्वारे यातायात करने का काम माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हो रहा है, आगे चलकर होगा। रोरो से यातायात करना हो या ट्रैफिक की समस्या छुड़ाना हो, तो ये अच्छा काम मुझे लगता है कि देश के द्वारे हो रहा है। आगे चलकर जितनी बड़ी बड़ी नदियाँ हैं उसका लेंथ भी बढ़ेगा, उसकी साइज़ भी बढ़ेगी। नदी प्रदूषण का मुद्दा भी इसमें ज़्यादा कर है, तो मोदी जी के नेतृत्व में ये भी काम हो रहा है। मुझे लगता है आगे चलकर देश नए उभर रहा है। 2047 तक ये पूरा तय होके मुझे लगता है कि यातायात की बड़ी समस्या छूट जाएगी। डॉक्टर गुप्तड़ी, यहाँ पर वाटर पॉल्यूशन का जिक्र यहाँ पर किया है श्रीरंग जी ने, और हम देख रहे हैं कि प्रश्नकाल की अगर बात करें राज्यसभा के भीतर आज जो प्रश्न पूछे जाने वाले हैं प्रश्नकाल के दौरान, उसमें वाटर पॉल्यूशन और पानी की गुणवत्ता को लेकर एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाने वाला है। कितना महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है, और इसको लेकर भी कुछ प्रावधान आप देखते हैं कि बजट के भीतर? बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है, क्योंकि 2 दिन पहले ही मैंने शून्य प्रहर में हमारे पानी पीने की जो बोतलें होती है, प्लास्टिक युक्त जो बॉटल्स है, हम नॉन स्टिकी वेयर से भोजन जो खाना बनाना है, इसके माध्यम से ये प्लास्टिक हमारे घर तक नहीं तो हमारे खाना बनाने के रसोई घर तक ये पहुंच चुका है। तो इसलिए प्लास्टिक मुक्त भारत करना है, उसी तरह से प्रदूषण मुक्त नदियाँ भी करना है। जैसे श्रीरंग जी ने जो कहा है वो बहुत अच्छी चीज़ बताई कि हमारे देश में की सारी जो नदियाँ हैं, इसको नमामि गंगा बोलो, नमामि गोदावरी बोलो, नमामि कावेरी बोलो, जो भी हमारी ब्रह्मपुत्र है, इन सारी नदियाँ हमारे एक शरीर में जैसे इस तरह से रक्त का जो प्रवाह होता है, उसी तरह से इस भारत माता की एक सबसे बड़ी देन है। ये नदियों का प्रदूषण दूर करना ये हमारे लिए, आम जनता के स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोविड के समय हमने देखा है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी इस चीज़ों की वजह से संसर्ग काफ़ी फैलता है, इन्फेक्शियस डिसीजेस काफ़ी बढ़ते हैं। तो ये जो पानी का प्रदूषण है ये दूर करना, इसमें प्राथमिकता देना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी भी शहर का जो नाला होता है उस नाले के ऊपर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाना होता है, लेकिन ये नाले सीधे कभी कभी नदियों में जाते हैं। तो नदी का जो पानी है वो स्वच्छ करना, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाना, इसके साथ साथ जो जलमार्ग का विषय किया गया है, शुद्ध पानी अगर शुद्ध जल इसका होगा तो उसके अंदर का हमारा जो जीव जंतु जो है वो भी जीवित रहेगा। जैसे मत्स्य व्यापार के लिए है तो मछलियों के माध्यम से भी इन्फेक्शियस डिसीज हो सकते हैं। तो इस तरह से सारे तरफ से एक बैलेंस चीज़ देखते हुए हमने सारे हवा के प्रदूषण को, पानी के प्रदूषण को दूर करना बहुत ज़रूरी है। और ख़ास करके इस अर्थसंकल्प में रेयर डिसीजेस के ऊपर भी बात की गई है। तो इस रेयर डिसीजेस को भी मोदी जी ने हर तरह से दवाइयों के बारे में उसको छूट दी है, क्योंकि आने वाला समय ये प्रदूषण युक्त रहेगा, उसको प्रदूषण मुक्त करना है, ये भी अर्थसंकल्प की दिशा कहलाती है। और मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी ने कोई छोर नहीं छोड़ा है। मोदी जी के माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी ने हर चीज़ को स्पर्श किया है, रेयर डिसीजेस से लेके सुरक्षा हमारे रक्षा उत्पादन है, आत्मनिर्भर भारत से स्टार्टअप इंडिया है और मेक इन इंडिया है, और हमारे जो छात्राएं हैं उनको हर डिस्ट्रिक्ट में हॉस्टल का निर्माण करना और उनको पढ़ाई करके गरीब लड़कियों को आगे चल के डॉक्टर्स बनना हो, इंजीनियर बनना हो, कोई IAS IPS बनना हो, उसके लिए अपना रास्ता खुला कर दिया है। प्रदूषण मुक्त तो करना है, लेकिन साथ साथ हमारे आने वाली जो पीढ़ी है उसको भी सशक्त बनाने के ऊपर मोदी जी और वित्त मंत्री जी ने जो ध्यान दिया है, इसके लिए सारी जनता उनका बहुत आभारी है और मन से बहुत ऋणी है। यह अर्थसंकल्प 2047 का हमारा एक नींव रचने वाला एक अर्थसंकल्प है। विकसित भारत होगा और होके रहेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि डॉक्टर रविंद्र, अगर बात करें हर ज़िले में महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए हॉस्टल, वो कुछ लोगों को छोटी बात लग सकती है, लेकिन जो बेटियां बाहर पढ़ना चाहती हैं, जो बेटियां जो हैं देश के लिए कुछ करना चाहती हैं, उनके निवास की व्यवस्था भी तो होनी चाहिए। सुरक्षा की दृष्टि से भी जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और इस और ध्यान देना सरकार का ये कितना ज़रूरी हो जाता है?
देखिए, माननीय मोदी जी पहले स्वच्छ भारत जब ड्राइव लिया, इस टाइम टॉयलेट गांव में टॉयलेट सब क्रिटिसाइज कर रहा था, टॉयलेट क्या करेगा सरकार, क्या टॉयलेट का काम है। लेकिन गांव में जो महिला है वो स्वच्छता के लिए बाहर जो जाते कितना परेशान होते, सूर्योदय का पहले जाता, सूर्य अस्त का बाद में जाता, उसको लेकर वो स्वच्छ भारत योजना किया है। इसीलिए ये जो है महिला के लिए, लड़कियां के लिए जो पाठ पढ़ाए तो हॉस्टल, ये बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि एक जगह में पाठ पढ़ाई करेंगे, नौकरी करेंगे, कहीं भी जाएंगे, उसके लिए सिक्योरिटी कहाँ है। फर्स्ट है सिक्योरिटी, कहाँ रहेंगे, कहाँ घर ढूंढेंगे, कहाँ खाना खाएंगे। ये बहुत बड़ा स्टेप है महिला का सशक्तिकरण के लिए। ये महिला के लिए, भारत का, देश का महिला के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। वो मोदी जी ये सब सोचकर ये बहुत बड़ी चीज़ लिया, ये सिक्योरिटी, उसका सस्टेनेंस। हम अब दूर जगह में जाएंगे तो हम कहाँ रहेंगे, इसलिए बहुत नौकरी भी छोड़ देता, क्योंकि हम पढ़ाई भी छोड़ देता, कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे। ये हॉस्टल बहुत बड़ा माइलस्टोन है। और एक चीज़ है जो ये टेक्सटाइल सेक्टर, देखिए आत्मनिर्भर जो भारत जो बोलते हैं टेक्सटाइल सेक्टर, हम टेक्सटाइल सेक्टर, मेरा गांव है जाजपुर का गोपालपुर, वो टेक्सटाइल ट्रेडिशनल टेक्सटाइल टसर सिल्क के लिए, साड़ी के लिए, उत्तरी के लिए, ये सब फेमस है। इस जगह में हम बहुत कोशिश किया था, पहले पार्लियामेंट क्वेश्चन भी किया था, जो टेक्सटाइल उसका कैसे उसका अपग्रेडेशन होगा, स्किलिंग अपग्रेडेशन होगा। नया जवान जो आ रहा है वो उसमें इंटरेस्ट नहीं है। ये बहुत बड़ा है। इंडस्ट्री एकेडेमिया कोलैबोरेशन एंड सरकार वो मिलकर उसको टेक्निकल अपग्रेडेशन करेंगे, स्किलिंग देंगे, नया टेक्सटाइल पार्क करेंगे। ये सब जो बोलता नॉलेज बेस्ड सोसाइटी जो है, भारत का जो नॉलेज है, नॉलेज बेस्ड सोसाइटी, उसको नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे विकसित भारत करने के लिए, ये बहुत बड़े मुद्दा है। और दो चीज़ें, एक है ऑरेंज इकोनॉमी और एक है ब्लू इकोनॉमी। ये दोनों चीज़ भी बहुत बड़ी चीज़ है। ऑरेंज इकोनॉमी, भारत का सिनेमा इंडस्ट्री, सब टाइम बोलते हॉलीवुड टेक्नोलॉजी, बाहर का जर्मनी आता, ये फ्रांस आता, लेकिन अपना हमारा देश में किसी एक विकसित भारत बनाने के लिए फिल्म इंडस्ट्री छोड़कर AVGC 15,000 स्कूल और 500 कॉलेज में पढ़ाया जाएगा। ये बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि उसको बिल्डअप करना है। स्टोरी टेलिंग था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी, स्टोरी टेलिंग, और दूसरा सब जो फिल्म और अदर ये ऑडियो विजुअल लेवल में कैसे हम आगे बढ़ेंगे, इसके लिए बचपन से बच्चा जिसका क्रिएटिव माइंडसेट है वो इस डायरेक्शन में जाएंगे। ये बहुत बड़ी चीज़ है। और है ब्लू इकोनॉमी, जो भाई साहब बोले थे, जो फिशिंग सेक्टर में, पहले से हम फिशिंग सेक्टर में तो अभी माननीय प्रधानमंत्री ध्यान दे रहा है। फ्यूचर जो होगा फिशिंग सेक्टर में बहुत बड़ी मुद्दा है। इसमें टेक्नोलॉजी अपग्रेड कर प्रिजर्वेशन, फिशिंग, जितना सब नया इंडस्ट्री आएगा, उसको भारत का अर्थनीति का बहुत माने ये पड़ेगा, असर पड़ेगा। सो फिशिंग टेक्नोलॉजी, ब्लू इकोनॉमी, ऑरेंज इकोनॉमी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ये बहुत बड़ी चीज़ है हमारे उइभर कम्युनिटी के लिए, जो भारत का आगे बढ़ने के लिए। और स्कूल जो एजुकेशन है भी, नौकरी करेंगे लड़कियां, आत्मनिर्भर भारत में ये लड़कियां का साथ होगा, वो आगे बढ़ेंगे। जी हाँ, अगर बात करें रोजगारों की तो MSME सेक्टर पर भी बहुत ध्यान दिया जा रहा है श्रीरंगत जी। और MSME को इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद कह सकते हैं कि बैकबोन है भारतीय अर्थव्यवस्था की। और इस अगर बजट की बात करें तो अलग अलग सेक्शन के लिए जो है आवंटन किया गया है, बढ़ाया गया है, और टैक्स जो पॉलिसी भी थोड़ा सा वो सरल की गई है। उसका लाभ कह रहे हैं सीधे तौर पर MSME सेक्टर को होने वाला है। और MSME सेक्टर अगर मजबूत होता है तो जिस निर्यात की हम बात करें, प्रधानमंत्री ने जो यूरोपीय यूनियन के साथ FTA हुआ है और बहुत बड़ा बाजार हमारे लिए खुल गया है, उसको कैसे ग्रैब कर पाएँ, उसका लाभ कैसे उठा पाएँ, उसका भी रास्ता खोल दिया है। MSME सेक्टर के लिए मजबूत करने के लिए 10,000 करोड़ का MSME ग्रोथ फंड प्रस्तावित किया इस बजट में। ये बड़ा प्रावधान है असल में। छोटे उद्योग, छोटे व्यवसाय के, उनको बढ़ावा देने के लिए MSME सेक्टर मजबूत करने का काम इस बजट में किया है। मुझे लगता है देश भर में MSME में काम करने वाले छोटे उद्योग व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा। जो युवा है तो MSME को बढ़ जाएंगे। 10,000 करोड़ का प्रावधान, ये बड़ा प्रावधान है बजट में। पहली बार मुझे लगता है कि इतना प्रावधान बजट में किया गया है। और MSME सेक्टर से कई सारे लोग जुड़े, रोजगार भी मिलता है,
इसके दायरे में आने वाले कई सारे लोग देश के आर्थिक उत्पन्न को बढ़ावा देने का काम करते और एमएसएमई सेक्टर मजबूत हो रहा है। नए भारत में एमएसएमई सेक्टर मजबूत हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है। अब देखिए, एमएसएमई सेक्टर की बात करें, ये बजट में दूसरा एक प्रावधान बढ़िया किया है कि जैसे कि 17 औषधीय कंपनी दवा पर सीमा शुल्क में छूट दिए। देश में कई सारे मरीज है, उनको कम रेट में दवा मिले, मुफ्त में दवा मिले। जैसे कि कई सारे दवाखानों में दवाई बेचते हैं, उसमें भी ज़्यादा लागत लगती है। तो ये बजट में बड़ा प्रावधान 17 औषधीय और कैंसर और जो है से लड़ने में जो है थोड़ा सा भारत और ज़्यादा सक्षम होगा, क्योंकि अगर सस्ती दवाएं मिलेंगी। समय हो गया है, चूंकि आप तीनों माननीय सांसदों को संसद की कार्रवाई में सम्मिलित होने के लिए जाना है। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाला, बहुत सारे बिंदुओं पर चर्चा की और आज जो है विशेष रहने वाला है आज का दिन भी सदन के भीतर। बात कर लेते हैं प्रश्नकाल की। लोकसभा में बजट सत्र के चौथे दिन कॉरपोरेट कार्य, संस्कृति, शिक्षा, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, वित्त, श्रम और रोजगार, कौशल विकास और उद्यमशीलता, पर्यटन एवं युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय से संबंधित कुल 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसका उत्तर संबंधित विभाग के मंत्री देंगे। प्रश्नकाल के दौरान एक सवाल संस्कृति मंत्रालय से संबंधित पूछा जाएगा। इसका उत्तर केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत देंगे। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान 8 प्रश्न शिक्षा मंत्रालय से संबंधित पूछे जाएंगे। इसका उत्तर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान देंगे। प्रश्नकाल के दौरान पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से संबंधित 3 प्रश्न पूछे जाएंगे और इसका उत्तर केंद्रीय वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव देंगे। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान 3 प्रश्न वित्त मंत्रालय से संबंधित पूछे जाएंगे। इसका उत्तर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देंगी। 2 प्रश्न प्रश्नकाल के दौरान लोकसभा में श्रम और रोजगार मंत्रालय से संबंधित पूछे जाएंगे। इसका उत्तर केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया देंगे। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान 3 प्रश्न युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय से संबंधित पूछे जाएंगे। इसका उत्तर केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया देंगे। लोकसभा की शुरुआत प्रश्नकाल से होगी और प्रश्नकाल के दौरान आइए जानते हैं लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान किन किन मंत्रालयों से कौन से तारांकित प्रश्न पूछे जाएंगे। तिरुपति आंध्र प्रदेश से युवाजन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी के सांसद मड्डिल्ला गुरुमूर्ति श्रम और रोजगार मंत्री से प्रश्न करेंगे कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन द्वारा एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस स्कीम के तहत 17 डिस्पेंसरी खोलने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी जाने के बावजूद ये डिस्पेंसरी अभी तक चालू नहीं हो पाई हैं। यदि ऐसा है तो इसके क्या कारण हैं। रामनाथपुरम तमिलनाडु से इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के सांसद नव सकनी के श्रम और रोजगार मंत्री से प्रश्न करेंगे कि क्या सरकार ने नई घोषित एम्प्लॉयड लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के डिज़ाइन और पहुंच की समीक्षा की है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि इसके फायदे सिर्फ शहरी और औद्योगिक क्लस्टर्स तक ही सीमित न रहें। अगर ऐसा है तो उसका तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। आदिलाबाद तेलंगाना से भारतीय जनता पार्टी के सांसद गोडम नागेश शिक्षा मंत्री से जानना चाहेंगे कि सरकार द्वारा पूरे देश में खासकर बेंगलुरु सहित कर्नाटक और उड़ीसा राज्यों में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के उद्देश्यों के अनुरूप पीएम श्री स्कूल योजना का विस्तार एवं संचालन के लिए किए गए प्रमुख विकास कार्यों का ब्यौरा क्या है। काराकाट बिहार से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी के सांसद राजा राम सिंह शिक्षा मंत्री से जानना चाहेंगे कि देश में विगत 10 सालों के दौरान कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के लिए राज्यवार, संघ राज्य क्षेत्रवार और वर्षवार कितनी धनराशि आवंटित की गई है। दौसा राजस्थान से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद मुरारी लाल मीणा संस्कृति मंत्री से राजस्थान में एनसीएफ के अंतर्गत परियोजनाओं से जुड़ा हुआ प्रश्न करेंगे और पिछले 3 वर्षों में नेशनल कल्चरल फंड के अंतर्गत स्वीकृत कल्चरल और हेरिटेज कन्वर्सेशन प्रोजेक्ट्स की कुल संख्या
कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स की कुल संख्या का ब्यौरा क्या है। राजस्थान सहित देश भर में खासकर दौसा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में उनकी अवस्थिति और उद्देश्य क्या है। नांदेड़ महाराष्ट्र से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद चव्हाण रविंद्र वसंतराव वित्त मंत्री से जानना चाहेंगे कि क्या सरकार इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को सस्ता बनाने और 2047 तक सभी देशवासियों को इंश्योरेंस के दायरे में लाकर इंश्योरेंस कवरेज का दायरा और पहुंच बढ़ाने की योजना बना रही है। किशनगंज बिहार से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद डॉक्टर मोहम्मद जावेद शिक्षा मंत्री से सरकारी स्कूलों को बंद करने से जुड़ा हुआ प्रश्न करेंगे कि क्या सरकार को पता है कि पिछले 5 सालों में देश में कई सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। इसका ब्यौरा क्या है। दादर और नागर हवेली और दमन और दीव से भारतीय जनता पार्टी की सांसद कलाबेन मोहन भाई दिलकर शिक्षा मंत्री से पीएम श्री स्कूल योजना के तहत स्कूलों के चयन से जुड़ा हुआ प्रश्न करेंगी और जानना चाहेंगी कि देश भर में खासकर संघ राज्य क्षेत्र दादरा और नगर हवेली और महाराष्ट्र के संबंध में पीएम श्री विद्यालय योजना के अंतर्गत अब तक चुने गए स्कूलों का ब्यौरा क्या है। बाड़मेर राजस्थान से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल शिक्षा मंत्री से प्रश्न करेंगे कि क्या सरकार ने राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों और सीमावर्ती जिलों में बच्चों के स्कूल छोड़ने की दर का विश्लेषण किया है। यदि किया है तो पिछले 5 वर्षों के दौरान राजस्थान के बाड़मेर और जैसलमेर जिलों का जिलावार डेटा क्या है और इस ड्रॉप आउट के मुख्य कारण क्या हैं। कल्याण महाराष्ट्र से शिवसेना के सांसद डॉक्टर श्रीकांत एकनाथ शिंदे पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री से सड़क पर धूल से होने वाले प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए स्वीकृत और संवितरित की गई निधियों के संबंध में विस्तृत आंकड़े जानना चाहेंगे और प्रश्न करेंगे कि क्या मशीनों से सफाई और पानी छिड़कने के उपायों को लागू करने के बाद सड़क पर धूल के लेवल में कोई प्रतिशत कमी आई है। अगर आई है तो उसका ब्यौरा क्या है। कुर्नूल आंध्र प्रदेश से तेलुगु देशम पार्टी के सांसद बस्तीपति नागराजू युवा मामले और खेल मंत्री से जानना चाहेंगे कि देश में स्वीकृत और कार्यशील प्रतिभा आकलन केंद्रों की कुल संख्या का राज्य संघ राज्य क्षेत्रवार और आंध्र प्रदेश में जिलावार ब्यौरा क्या है। अमरोहा उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के सांसद कंवर सिंह तंवर शिक्षा मंत्री से पूछेंगे कि क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के छात्रों के लिए बेहतर शैक्षिक अवसर सुनिश्चित करने के लिए उक्त जिले में विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों के लिए डिजिटल एक्सेस की कमी, पर्याप्त विषय शिक्षकों की अनुपलब्धता, साइंस गणित को सीखने में अंतराल और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए गाइडेंस की कमी जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों के लिए स्कूली शिक्षा की क्वालिटी और परिणामों को सुधारने के लिए लक्षित उपाय करने का कोई विचार है। हिसार हरियाणा से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद जयप्रकाश युवा मामले और खेल मंत्री से खेल सुविधाओं से जुड़ा हुआ प्रश्न करेंगे। हिसार सोनीपत और दुमका लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में खेल सुविधाओं के विकास के लिए सरकार द्वारा वर्तमान में कार्यान्वित किए जा रहे कार्यक्रमों योजनाओं का ब्यौरा और इनके अंतर्गत स्वीकृत की गई उपयोग में लाई गई निधियों का ब्यौरा क्या है। देवरिया उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के सांसद शशांक मणि शिक्षा मंत्री से जानना चाहेंगे कि भाषिनी और भारत जैन जैसे एआई आधारित भाषा प्लेटफॉर्म के जरिए सभी 22 अनुसूचित भारतीय भाषाओं को सपोर्ट करने के लिए सरकार द्वारा की गई पहलों का ब्यौरा क्या है। दक्षिण कन्नड़ कर्नाटक से भारतीय जनता पार्टी के सांसद कैप्टन ब्रजेश चौटा वित्त मंत्री से प्रश्न करेंगे कि पिछले 5 वर्षों के दौरान देश में नए रिटेल ट्रेडर्स की संख्या कितनी है और उनके पोर्टफोलियो में उनकी आयुर्वार उनका औसत लाभ या हानि कितनी है। राज्यसभा में बजट सत्र के चौथे दिन नागर विमानन, कोयला, रक्षा, आवासन और शहरी कार्य, जल शक्ति, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम, खान, अल्पसंख्यक कार्य, संसदीय कार्य, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, योजना, विद्युत और सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से संबंधित कुल 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसका उत्तर संबंधित विभाग के मंत्री देंगे। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान 3 प्रश्न नागर विमानन मंत्रालय से संबंधित पूछे जाएंगे। इसका उत्तर केंद्रीय नागर विमानन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू देंगे। 1 प्रश्न राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान कोयला मंत्रालय से संबंधित पूछा जाएगा। इसका उत्तर केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी देंगे। प्रश्नकाल के दौरान 3 प्रश्न आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से संबंधित पूछे जाएंगे। इसका उत्तर केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल देंगे।
राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान 6 प्रश्न जल शक्ति मंत्रालय से संबंधित पूछे जाएंगे। इसका उत्तर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल देंगे। एक प्रश्न राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान अल्पसंख्यक मंत्रालय से संबंधित पूछा जाएगा। इसका उत्तर केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री किरेन रिजिजू देंगे। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक प्रश्न योजना मंत्रालय से संबंधित पूछा जाएगा। इसका उत्तर केंद्रीय योजना मंत्री स्वतंत्र प्रभार राव इंद्रजीत सिंह देंगे। आइए जानते हैं राज्यसभा में आज पूछे जाने वाले कुछ चुनिंदा प्रश्नों के बारे में। तेलंगाना से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद अनिल कुमार यादव मंदादी का प्रश्न कोयला मंत्रालय से। उनका प्रश्न है, क्या सरकार ने सिंगरेनी कोयली रीज कंपनी लिमिटेड को तादी चेरला कोयला ब्लॉक आवंटित किए जाने के संबंध में कोई निर्णय लिया है, जिसके लिए तेलंगाना राज्य सरकार बार बार आग्रह कर रही है? यदि किया है तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है, यदि नहीं तो इसके क्या कारण है? तेलंगाना से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सांसद रेणुका चौधरी का प्रश्न जल शक्ति मंत्रालय से। उनका प्रश्न, क्या सरकार के हिस्से के अनुसार तेलंगाना राज्य को जल जीवन मिशन के अंतर्गत आवंटित की गई निधि का ब्यौरा क्या है? तेलंगाना के लिए जल जीवन मिशन का आरंभिक लक्ष्य क्या है और दान किए गए कुल घरेलू नल जल कनेक्शनों का जिलावार ब्यौरा क्या है? हिमाचल प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हर्ष महाजन का प्रश्न नागर विमानन मंत्रालय से। उनका प्रश्न है, देश में उड़ान योजना की वर्तमान स्थिति क्या है और इस स्तर पर योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? हिमाचल प्रदेश राज्य के लिए हवाई अड्डों और हेलीपोर्टों का विकास विस्तार तथा स्थिर पंखों वाले विमान और हेलीकॉप्टर सेवाओं का आरंभ या विस्तार करने सहित उड़ान योजना के अंतर्गत परिकल्पित प्रस्ताव किया है। आंध्र प्रदेश से तेलुगु देशम पार्टी के सांसद मस्तान राव यादव बीड़ा का प्रश्न योजना मंत्रालय से, क्या नीति आयोग वर्तमान में राज्य सहायता मिशन कार्यक्रम को कार्यान्वित कर रहा है? यदि कर रहा है तो उद्देश्य क्या है और अब तक की गतिविधियां उपलब्धियां क्या हैं? मिशन की स्थापना को लेकर अब तक इस पर किए गए कुल वित्तीय परिव्यय का वर्षवार और राज्यवार ब्यौरा क्या है? केरल से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के ए रहीम का प्रश्न आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से। उनका प्रश्न है, क्या सरकार प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में शहरी प्रवासी श्रमिकों की संख्या संबंधी आंकड़े रखती है? यदि रखती है तो विगत 3 वर्षों में राज्यवार और वर्षवार आंकड़े क्या हैं? संसद में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा, बने रही संसद टीवी के साथ, क्योंकि थोड़ी देर में आपको लेकर चलेंगे और लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण आपको संसद टीवी पर दिखाएंगे। मुझे फिलहाल आज्ञा दीजिए। नमस्कार।